नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। शो क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन करना होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 60A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गगनहर शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़े और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़े। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। A teacher is not a workman within the purview of Industrial Disputes Act held in the case of the workmen of Gravis Cotton and Cooperative Limited and ORS, John Joseph Coker versus Badange BS and ORS, A. Sundarambal versus Government of Goa, दिनेश शर्मा एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों, केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू फैक्टोरीज एक्ट। तो दोस्तों, बच्चा का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं किया है। बच्चा का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है। बालक का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूरा नहीं किया है। बच्चा का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 16 वर्ष पूरा नहीं किया है। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसने आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं किया है। द अनकैटरल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द Arbitration Act so as to become an aid to construe the provision of the Act held in the case of Union of India versus East Coast Boat Builders and Engineers Limited, Union of India versus MC Mehta, Tata Press Limited versus Union of India, Union of India versus Indian Change Chrome Limited। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन ए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है। पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। दावे और बचाव के बयानों का आदान प्रदान करते हैं जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मध्यस्थता समझौते से आपत्ति के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के डैश के तहत किया गया है। सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 20, सेक्शन 22। सही ऑप्शन है सेक्शन 4। ए जानबूझकर और गलत तरीके से बी को विश्वास दिलाता है कि कुछ भूमि ए की है और इस तरह बी को खरीदने और इसके लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। भूमि बाद में ए की संपत्ति बन जाती है और ए इस आधार पर बिक्री को रद्द करना चाहता है कि बिक्री के समय उसके पास कोई शीर्षक नहीं था। उसे अपने अधिकार की इच्छा को सिद्ध करने की अनुमति नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है? सेक्शन 92, सेक्शन 124, सेक्शन 115, सेक्शन 101। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सेक्शन 115। द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। द आर्बिट्रेशन
प्रोटोकॉल कन्वेंशन एक्ट 1937, द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 265A से 265L अध्याय 21A की अवधारणा से संबंधित है। गैरकानूनी असेंबली, वारंट के बिना गिरफ्तारी, तलाशी और बरामदगी, प्ली बार्गेनिंग। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डिलीट अंडर। दोस्तों सेक्शन 109 ऑफ CRPC, सेक्शन 110 ऑफ CRPC, सेक्शन 111 ऑफ CRPC, नन ऑफ द अबव। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 110 ऑफ CRPC। XYZ संयुक्त रूप से 1 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, 50,000 की राशि का। इसके बाद XY का पता नहीं चल पाया, क्या AZ को भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है? तो धारा 43 पैरा A के तहत A कर सकता है, धारा 49 पैरा A के तहत कर सकता है। A को XY के पता लगाने योग्य होने तक इंतज़ार नहीं करना पड़ सकता और ना ही करना होगा। Z को केवल 1/3 के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 43 पैरा 1 के तहत A कर सकता है। किसी उद्देश्य के लिए किसी अनुबंध पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी की जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो उन्हें वापस किया जाएगा या उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एजेंसी, जमानत, गारंटी, आकस्मिकता। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, इसको जमानत कहेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा डाली गई धारा 14A से संबंधित है। विशेषज्ञों को नियुक्त करने की न्यायालयों की शक्ति, विशेष न्यायालय की स्थापना, मामलों का शीघ्र निपटान, अनुबंधों के संबंध में विशिष्ट प्रदर्शन। तो दोस्तों सही ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषज्ञों को नियुक्ति करने की न्यायालयों की शक्ति। संसद कानून द्वारा संविधान के डैश के तहत प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 323B, अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 323। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वकीलों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 1B ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 17 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 18 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 1B ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने का अधिकार है। बार काउंसिल के सदस्य के लिए योग्यताएं और ऐसे सदस्य के लिए अयोग्यताएं। अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों का वर्ग या वर्ग। ऑप्शन सी, भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा देखे जाने वाले कानूनी शिक्षा के मानक और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों का निरीक्षण। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसमें से सभी कंडीशन सही हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यकताएं। कोई भी दत्तक ग्रहण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि गोद लेने वाले व्यक्ति के पास गोद लेने की क्षमता है और अधिकार भी है। दत्तक लेने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने की क्षमता है। गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने में सक्षम है और इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया जाता है के तहत उल्लेख किया गया है। हिंदू दत्तक ऑप्शन हिंदू दत्तक ग्रहण रखरखाव अधिनियम की धारा 6, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 8, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 6, ऑप्शन ए। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकार पुत्र विवाह अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित तलाक की कोई भी घोषणा शब्दों द्वारा या तो मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से होगा। टालना, संज्ञेय, कंपाउंडेबल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है उपरोक्त सभी। किसी भी तरह हो सकता है दोस्तों, टालना, संज्ञेय, कंपाउंडेबल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन होंगे। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रावधान करता है पुरुषों के बराबर सहदायिक अधिकार, अपने भाइयों के बराबर अपने माता पिता से कृषि भूमि में विरासत अधिकार, अपने मर्द पति की सर्वार्जित कृषि भूमि का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भी सभी कंडीशन ठीक हैं तो इसलिए ऑप्शन डी ही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 19 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 प्रदान करती है बच्चों को हिरासत, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव पेंडेंट लाइट वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। एक हिंदू पत्नी और बच्चों के साथ रह रही थी और सभी बच्चों का पालन पोषण उसने बिना किसी आपत्ति के कई वर्षों से किया था। पत्नी अलग रहने और भरण पोषण की हकदार थी। हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(f), धारा 18(2)(d), धारा 2(a), धारा 18(2)(g। दोस्तों इसका आंसर है सी, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a। झूठे या तंग करने वाले दावे या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागतों के आरोपण को इसके तहत निपटाया जाता है। सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी, सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर सम्मन की प्रतिस्थापित तामील से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न यह है कि क्या ए पर बी के 10,000 रुपये बकाया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक है? तथ्य है कि ए ने सी से उसे पैसे उधार देने के लिए कहा। डी ने ए की उपस्थिति और सुनवाई में सी से कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ए पर भरोसा न करें क्योंकि उसके पास बी 10,000 रुपये है। ए बिना कोई उत्तर दिए चला गया, उपरोक्त सभी। दोस्तों यह आंसर होगा ऑप्शन डी।
इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह एक स्वीकृति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, के तहत साबित किया जा सकता है। शख्स अधिनियम की धारा 25, शख्स अधिनियम की धारा 26, धारा 27, धारा 29। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 27। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के किसी बिंदु पर या लिखावट की पहचान या उंगलियों के निशान के बारे में राय बनानी हो, तो ऐसी विदेशी कानून, विज्ञान या कला में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों के उस बिंदु पर राय या लिखावट की पहचान या उंगलियों के निशान के रूप में प्रश्नों में प्रासंगिक तथ्य हैं। यह शख्स अधिनियम डैश के अधीन है। सेक्शन 42, सेक्शन 45, सेक्शन 50, सेक्शन 55। तो दोस्तों सही आंसर है सेक्शन 45। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ है कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इस तरह की सांद्रता में मौजूद हो सकता है यह पर्यावरण के लिए सहायक हो सकता है। केवल गैसीय पदार्थ ऐसी सांद्रता में मौजूद है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या ऐसे हो सकता है। कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इस तरह की सांद्रता में मौजूद हो सकता है या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी सांद्रता में मौजूद कोई भी ठोस, तरल जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हो सकता है। दोस्तों सही आंसर बताएं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संदर्भ के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, ए और बी दोनों। तो दोस्तों सही आंसर है ए और बी दोनों। एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में भरोसेमंद इकाई के रूप में छद्मावेश द्वारा उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास के रूप में जाना जाता है। फार्मिंग, स्मिशिंग, फिशिंग, डेडलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा एक अवधि तक 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 14 ईयर्स। दोस्तों सही आंसर है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में होगी। दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है और अच्छे से सोच समझ कर ध्यान से पढ़े और इनका आंसर दे। धारा 195 CRPC के एक सादे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उस चरण में परिचालन में आता है जब न्यायालय CRPC की धारा 190(1) के तहत एक अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका किसी FIR की जांच करने की पुलिस की वैधानिक शक्ति में कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक संज्ञेय अपराध और खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में कोड के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 CRPC द्वारा नियंत्रित या परिचालित नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आयोजित किया था। नेलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राज सिंह वर्सेस स्टेट, सेमेसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता। दोस्तों केस रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको सही आंसर है ऑप्शन बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998।
क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत परिभाषित किया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, अधिनियम की धारा 67, अधिनियम की धारा 127, अधिनियम की धारा 128। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिनियम की धारा 124। पीक बनाम गुरनी से जुड़ा एक प्रसिद्ध मामला है। ज़बरदस्ती का, धोखाधड़ी का, तथ्य की गलती का, कानून की गलती का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोखाधड़ी का मामला है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति और बयान दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? सेक्शन 162, सेक्शन 164, सेक्शन 163 ए, सेक्शन 165। तो सही आंसर है सेक्शन 162, सॉरी सेक्शन 164, 164 आंसर है, सही आंसर है दोस्तों। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की सीआरपीसी की धारा डैश के तहत की जा सकती है? 83, 82, 85, 86। तो दोस्तों सही आंसर है 83, धारा 83 के अंतर्गत। मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा डैश के तहत अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है? 201, 204, 205, 200। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 205। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांत का आह्वान किया है? नवताज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन 2010, नाज फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009, अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, नवताज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। The provision of Indian Penal Code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without any beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any person in any place without or beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, all of the above। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 105 एच डील करती है। तो दोस्तों क्या डील करती है? कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती की सूचना, जब्त की कई संपत्तियों का प्रावधान, अवैध रूप से संपत्ति की पहचान करना। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती। परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक के अंतर्गत निपटा जाता है? सेक्शन 178 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 469 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 478 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 168 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. Any person in whose favor of decree has been passed or an order incapable of execution has been made. Any citizen in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. Any corporation in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made.
तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। Under the Patent Act, which of the following are not patentable? A method of agriculture of horticulture, a presentation of information, topography of integrated circuits, all of the above। सही आंसर है उपरोक्त बी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद का स्थान ले लिया है। GATT, GATT, BIRPI, BRIP, TPRM, PCT। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और पिछले पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 10 जनवरी 2020 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक चुनौती से संबंधित है, जिसमें एक उपयुक्त रिट जारी करने की मांग की गई है। सरकार के उस आदेश को रद्द करने के लिए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहित संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया गया है। सरकार के उस आदेश को रद्द करने के लिए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर में निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। सरकार के उस आदेश को निरसित करने के लिए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया था। सरकार के उस आदेश को अपस्त करने के लिए जिसके द्वारा लद्दाख को अलग किया गया था। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए। सरकार के उस आदेश को रद्द करने के लिए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहित संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया गया है, यही है सही आंसर दोस्तों। सेक्शन 60A of the Information Technology Act was struck down under Article 19(1). Read the Article 92 in the case of A. Justice K.S. Putaswamy versus Union of India, Karak Singh versus State of UP, Govinda versus State of MP, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों सही आंसर है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 145(3) of the Indian Constitution state that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be। तो दोस्तों क्या है 2, 3, 5, 9। तो सही आंसर है 5। जनहित याचिका की उदारीकृत लोकस स्टैंडी कार्यवाही गैर विरोधाभासी है, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को उदार बनाया गया है। उपरोक्त सभी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो दोस्तों काफ़ी केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में दोस्तों, तो इसको अच्छे से रीड कर ले। याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने पर्याप्त शोध किया था और संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति के बिना कई अध्यादेशों को फिर से लागू करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका बनाए रखने के लिए पर्याप्त रुचि है। यह किस मामले से संबंधित है? परमानंद
कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 SC 2039। DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AR 1987 SC 579। नीर चौधरी वर्सेस DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AI 1987 SC 579। नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1984 SC 1099। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP AIR 1996 SC 1051। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। जहाँ किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन का कारण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की एक निश्चित वर्ग को कानूनी गलत या कानूनी चोट लगती है या किसी संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में कानून या किसी भी अधिकार के बिना कोई बोझ लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट अवैध बोझ को धमकी दी जाती है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को गरीबी, लाचारी या अक्षमता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण राहत के लिए अदालत से संपर्क करने में असमर्थ होने के कारण जनता का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारित करने के मामले में इस अदालत में अनुच्छेद 32 के तहत कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग की जाती है। व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करे। न्यायमूर्ति भगवती के मामले में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जनता दल वर्सेस HS चौधारी। सही आंसर है ऑप्शन सी, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस है दोस्तों। GST कानून के तहत मनी की परिभाषा में शामिल नहीं है साख पत्र, संख्यात्मक मूल्य के लिए धारिता मुद्रा, भुगतान आदेश, यात्री चेक। सही आंसर है ऑप्शन बी, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राज्य के संबंधित राज्यपाल, राष्ट्रपति, संघ और राज्यों की एक सामूहिक निकाय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर रहेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुबंध की परिभाषा के तहत परिभाषित किया गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H, धारा 2D, धारा 2G। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2H। स्वेच्छा से तेजा फेंकना या फेंकने का प्रयास करना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धारा 326B, धारा 120B, धारा 509, धारा 295B। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 326B। एक कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा है, सिर उड़ जाता है और उसके पास खड़े एक आदमी को मार देता है। यहाँ अगर ए की ओर से उचित सावधानी की कमी नहीं थी तो उसका कार्य है हत्या का अपराध, गैर इरादतन हत्या का अपराध, कोई अपराध नहीं, गंभीर चोट पहुँचाने का अपराध। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों और पीछे भी पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं है।
ए जेड को एक आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड के लिखावट की नकल में एक पत्र लिखता है, जो इस तरह की आपराधिक साजिश में एक सहयोगी को सम्मिलित किया जाता है, और पत्र को ऐसे स्थान पर रखता है जहां वह जानता है कि अधिकारी पुलिस की खोज करने की संभावना है। ए ने अपराध किया है। सेक्शन 256 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 195 ए ऑफ आईपीसी, सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 192। इंडिया जो भारत है एक होगा, राज्यों का संघ अर्धसंघीय। राज्यों का संघ एक विशेष प्रकार का की एकात्मक व्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, राज्यों का संघ। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसका उत्तर दीजिए। कैसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो आप भी इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी में दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो आप। इसका ऑप्शन मैंने दिया है ए। आप बताओ इसमें क्या ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है दोस्तों। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत जहां कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है या उसे कुछ भी वितरित करता है, ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है और ऐसे अन्य व्यक्ति इसका लाभ उठाता है, बाद वाला व्यक्ति को मुआवजा देने के बदले बाध्य है। पूर्व के संबंध में या बहाल करने के लिए ऐसा किया गया या वितरित किया इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओब्रेमीम फीड कानूनबंद नीति एजेंसी, कंटेम्प्ट मेरिट, डी नोवा, ऑप्शन डी नोवानुबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंटेम्प्ट मेरिट। Agreement is a promise or set to sort of promise forming consideration to each other, enforceable by law, enforceable contract, unenforceable by law। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। एक वादा या वादों का समूह जो एक दूसरे पर विचार करते हैं। Under the Land of Acquisition Act, the expansion land includes benefit to arise out of land, things attached to the earth, things permanently fastened to anything attached to the earth, all of the above। दोस्तों सही आंसर है उपरोक्त बी, all of the above। बंजर या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा मुआवजे के रूप में अंतर मौजूद होने पर प्रक्रिया के तहत प्रदान किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32, धारा 30, धारा 35, धारा 31। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 35 है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा वादों का निपटारा किया जाता है। ऑर्डर 44 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 55 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी। उत्तर दिया गया है कि एक ही लेन देन का हिस्सा बनाने वाले तथ्यों
की प्रासंगिकता के तहत निपटाया जाता है। शख्सी अधिनियम की धारा 6, शख्सी अधिनियम की धारा 17, शख्सी अधिनियम की धारा 18, शख्सी अधिनियम की धारा 20। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना शामिल है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा के तहत धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 6। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या है 3, 10, 12, 5। सही आंसर है ऑप्शन ए 3। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ के आप उत्तर दें। मैंने भी दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप भी इसको दें। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो आप भी इस क्वेश्चन का उत्तर दें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। हिंदी वाले विद्यार्थी भी पढ़ लें। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही रहेगा। ये कंपनी जिसमें उस दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी का सहायक कंपनी नहीं है, और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवित इच्छा और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के अधीन वैध कर दिया है। अरुणा रामचंद्रा शाहबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011, कॉमन केज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, 5 SSC 1, गेनकोर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996, डी चन्ना जगदेश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ AP 1988। तो ये केस रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 310 में उल्लेख है सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रतिरक्षा और साधन का सिद्धांत, सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध उपेक्षा का सिद्धांत, सिविल सेवकों के संदर्भ में नरसिंह न्याय का सिद्धांत, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। खुशी का सिद्धांत होगा दोस्तों। चुनाव प्रवाह में उम्मीदवारों के पूर्ववर्त को जानने का अधिकार, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ दोस्तों। काफ़ी पुराने सेट तो से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ दोस्तों। इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम देना, और ऑल इंडिया बार जिसका क्लियर हो जाए दोस्तों इस तैयारी करने पर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी मैं अच्छी वीडियो बनाकर लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए। और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं LLB का कोर्स जो भी होता है उसको इसी चैनल के माध्यम से करूँगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आयकर अधिनियम के अनुसार जीरो कूपन बॉन्ड का अर्थ है एक बॉन्ड किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या
अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून 2005 को या उसके बाद जारी, जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या अनुसूचित बैंक से परिपक्वता या मोचन से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्य नहीं है, जिस केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। उपरोक्त सभी, सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा दोस्तों। जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान में किसके द्वारा डाले गए? संविधान 100 और पहले अधिनियम 2016, संविधान 100 दूसरा अधिनियम 2016, 184 अधिनियम 2016, संविधान 77 2016। ये हिंदी में दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें 100 और पहले की जगह 101st उसमें, और 102nd 84th 77। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। ए पर एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें का घटित होना सामान्य लेन देन का हिस्सा बनाने के रूप में प्रासंगिक है। हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत? तो दोस्तों साक्ष्य अधिनियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। सेक्शन 12, सेक्शन 6, सेक्शन 3, सेक्शन 5। सही आंसर ऑप्शन बी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 से संबंधित है। दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य का प्रवर्जन, स्वामित्व के प्रमाण का पक्ष, दोष का प्रमाण। तो दोस्तों ये भी साक्ष्य अधिनियम से ही पूछा गया है। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा इसका। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 एक से संबंधित है। हत्या के लिए उकसाने की उदाहरण, एक महिला द्वारा बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान, लड़की के अपहरण के लिए उकसाने की धारणा, एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की उकसाने के रूप में अनुमान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस मामले में राजद्रोह का मामला था? महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, निरादे दत्त मजूमदार बनाम सम्राट, केदारनाथ बनाम सिंह बिहार राज्य, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसके उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है के तहत अपराध है। सेक्शन 295, सेक्शन 295 ए, सेक्शन 265 ए, सेक्शन 276। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। सीआरपीसी की धारा 29 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को छोड़कर पारित कर सकती है। मौत की सजा, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के प्रावधान के लिए निपटाया जा सकता है। सेक्शन 21 ए, सेक्शन 15, सेक्शन 21 बी, सेक्शन 83। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 83। आदेश 21 नियम 46 के अनुसार नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्णय लेनदार के कारण राशि की वसूली के लिए अदालत द्वारा जारी किए एक आदेश के रूप में जाना जाता है। IT आदेश, गार्निश ऑर्डर, डिग्री धारक आदेश, बैंक आदेश। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। सील प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 के साथ पठित धारा 88 से संबंधित है। इंटरप्लीडर सूट, अंतर्वर्ती आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश, कुर्की आदेश। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए।
विश्व प्रमुख साधन, भगवान का अधिनियम, व्यक्ति का अधिनियम, दूसरे पक्षों का अधिनियम, वादी का अधिनियम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब करते हैं मैं सभी व्यक्तियों जो सहायता करते हैं या सलाह देते हैं या किसी गलत कार्य को करने में प्रत्यक्ष या शामिल होते हैं उन्हें जाना जाता है उकसाने वाला, संयुक्त अपकर्तव्यकर्ता, अपकर्ता करता, अपकर्तव्य धारक, आमतौर पर अपकर्तव्य धारक। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 श्री राम खाद्य एवं उर्वरक मामला संबंधित है। ओलियम गैस रिसाव, गंगाजल की सफाई, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। एक एकड़ पाक बनाम भारत संघ का संबंध है। पूर्वाग्रह की संभावना, प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक विवेक, नोटिस। सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक नियंत्रण के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। अल्ट्रावाइस का सिद्धांत, दुर्भावनापूर्ण न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन डी। रस जडिकाटा के सिद्धांत को CPC की धारा के डैश के तहत निपटाया जाता है। धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12। तो सही आंसर ऑप्शन सी, धारा 11। CPC की धारा 14 के साथ सौदे, न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में अनुमान, विदेशी निर्णयों के बारे में अनुमान, निचली अदालतों के फैसले के बारे में अनुमान, उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में अनुमान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली में रहने वाला ए कोलकाता में बी की मानहानि करने वाले बयान प्रकाशित करता है। बी ए पर मुकदमा कर सकता है केवल दिल्ली में, केवल कोलकाता में, दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह, या कोलकाता या दिल्ली में। तो दोस्तों कहाँ मुकदमा कर सकता है? तो ऑप्शन डी, या तो कोलकाता में या दिल्ली में। हड़ताल की मात्र अवैधता अपने आप में अन्यायपूर्ण नहीं है। जस्टिस कृष्णा अय्यर मामले को नाम दे। चंद्रामल स्टेट वर्सेस इट्स वर्कमैन, एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन्स, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स, मजूमदार साहबा, इंडियन जनरल नेविगेशन ऑफ रेलवे कोऑपरेटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। हड़ताल की मात्रा अवैध अपने आप में अन्यायपूर्ण नहीं है। जस्टिस कृष्ण अय्यर मामले के नाम दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको रीड कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। 1988, 1998, 1999, 1997। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1988। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत दर्ज करने में 3 मंचों पर लागू होने वाली सीमा अवधि क्या है? उस तारीख से 3 वर्ष जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो। उस तारीख से 5 वर्ष जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो। उस तारीख से 4 वर्ष जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो। 2 वर्ष तिथि जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के तहत कुछ भी अपराध नहीं है जो एक बच्चे द्वारा किया जाता है। 14 ईयर्स, 7 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। R.V. डुडले और स्टीफन इस सिद्धांत के पक्ष में है। अपने स्वयं के बचाव के लिए एक निर्दोष जीवन की हत्या करना बचाव नहीं है और हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में आवश्यकता की दलील नहीं दी जा सकती।
हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में आवश्यकता की दलील दी जा सकती है। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की हत्या अपरिहार्य हो सकती है। दया से हत्या करना एक बचाव है और आवश्यकता को हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा कानून द्वारा शासित किए एक संयुक्त हिंदू परिवार में एक नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटे सामुदायिक दर्जा प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 13। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का संबंध है व्यर्थ विवाह, हिंदू विवाह केस में हिंदू विवाह की शर्तें। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू विवाह की शर्तें। तो सबसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। 22 साल की लड़की के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार उसके 23 साल के मामा के बेटे से शादी करता है तो ऐसी शादी है वैध, शून्यकर्णी, शून्य केवल उत्तर भारत में मान्य है। तो दोस्तों यह शादी बिल्कुल वॉइड होगी, शून्य होगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जय हिंद दोस्तों।